नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में से पाठ 2 तलाश के अंतिम बिंदु पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोग 5 बिंदु पे चर्चा कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से बिंदु पे चर्चा की है। पहला बिंदु था भारत की शक्ति और सीमा। दूसरा बिंदु था भारत के अतीत की झांकी। तीसरा बिंदु था भारत की तलाश। चौथा बिंदु था भारत माता। और पांचवा बिंदु था भारत की विविधता और एकता। तो चलिए हम छठे बिंदु और अंतिम बिंदु जो है जन संस्कृति, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पे मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत से बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी थी। लेखक कहते हैं कि मैं हमेशा भारतीय जनता की गतिशील जीवन को, उनके जीवन नाटक को देखता रहा हूँ और साथ ही साथ उन सूत्रों को भी खोजता था जिससे कि उनका जीवन अतीत से बंधा था, लेकिन उनकी आंखें जो हैं वो अपने भविष्य पर टिकी थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पे बहुत गहरा असर था। यह पृष्ठभूमि लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। लेखक कहते हैं कि ये जो सारी बातें थी, ये हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण जो थी उस कारण से थी, और हमारी जनता जो थी उनके जीवन पर हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अर्थात उस सांस्कृतिक भूमिका का बहुत गहरा प्रभाव था। और ये पृष्ठभूमि हमारी लोक प्रचलित दर्शन हो गया, परंपरा हो गया, मिथक हो गया, पूरा कथाएं अर्थात पुरानी कथाएं हो गया, इतिहास, इन सब के मेल से बना था और इनको अलग करके देखना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेखक कहते हैं कि हमारी लोक प्रचलित अनुवाद और टीकाओं के माध्यम से अर्थात अपने अनुवादित रूप के अंदर हमारे जो प्राचीन महाकाव्य थे वो भी हमारे इन जनता के बीच में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, फैले हुए थे। हर घटना, कथा और उसका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उनसे उन्हें समृद्धि और संतुष्ट बनाया था। लेखक कहते हैं कि हर घटना जो थी, हर कथा जो थी, उनका नैतिक अर्थ हमारे जो लोग मानस जो थे अर्थात ये जो हमारे लोग थे, ग्रामीण लोग थे, इनके कहीं ना कहीं मानसिक पटल पर अंकित था और उन्होंने कहीं ना कहीं इन लोगों को समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उसे उद्धृत करते थे या किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। लेखक कहते हैं कि इन ग्रामीण लोगों को, अनपढ़ लोगों को सैकड़ों पद याद थे और ये बार बार इन पदों को अपनी बातों के अंदर प्रकट करते थे, दिखाते थे, बोलते थे या फिर प्राचीन ऐसी रचना जो थी उनको कहानी के माध्यम से हमें सुनाते थे और उसका कोई ना कोई नैतिक उपदेश निकलता था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती जब इस तरह साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। लेखक कहते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की जो इनकी सीधी सादी ज़िंदगी थी, उनकी जो बातचीत होती थी, उस बातचीत में ये देहाती लोग एक ऐसा साहित्यिक मोड़ दे देते थे जिसका कि मुझे बेहद आश्चर्य होता था या हैरत में डाल देता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित
तस्वीरों का भंडार है, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसानों के मन में भी उनका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। तिस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। लेखक कहते हैं कि मेरे मन के अंदर इतिहास को लेकर, इन सब को लेकर बहुत सारी तस्वीरें निर्मित है, तस्वीरों का भंडार है। लेकिन मैंने यह भी महसूस किया कि जो अनपढ़ किसान थे, इनके मन में भी अपनी तस्वीरों का भंडार था। वो बात अलग है कि इनकी तस्वीरों का भंडार जो है, उसका स्रोत ये जो पुरानी कहानियाँ थी, प्राचीन कहानियाँ, परंपरा, साथ ही साथ महाकाव्य के जो ये नायक नायिका थे, वह थी। इतिहास बिल्कुल भी न के बराबर था। तिस पर भी, अर्थात इतना होने पर भी बिल्कुल स्पष्ट यह दिखाई देता था। मैं इनके चेहरे, इनके आकार और इनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयव वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। लेखक कहते हैं कि मैं इन्हें बड़े ध्यान से देखता था, इनके चेहरों को, इनके आकार, इनके चाल ढाल, सब चीज़ को। इनके बीच में बहुत से संवेदनशील अर्थात भावुक चेहरे मुझे दिखाई देते थे। बलिष्ठ देह अर्थात शक्तिशाली देह मुझे दिखाई देती थी और साथ ही साथ बिल्कुल सीधे साधे अव्यय अर्थात अंगों वाले पुरुष भी दिखाई देते थे। महिलाओं में लावण्य अर्थात सरस व सुंदर, नम्रता वाली महिलाएं, गरिमा और संतुलित बनाए रखने वाली महिलाएं मुझे दिखाई देती थी। लेकिन उनके चेहरों में मुझे कहीं ना कहीं अवसाद अर्थात थकावट या उदासी जो थी, उससे भरा हुए चेहरे मुझे नज़र आते थे। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय मुग्ध हो जाता। वे मुझे पुराने भीति चित्रों की याद दिलाते थे। मुझे इस बात पर हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिसने भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनकी हालत बेहतर हो और इनके पास कुछ करने को ज़्यादा अवसर हों। लेखक कहते हैं कि कभी कभी जब मैं इन देहाती रास्तों से गुजरता हूँ तो मेरे नज़र के अंदर मनोरम पुरुष, साथ ही साथ सुंदर स्त्रियाँ दिखाई देती हैं। मैं वाकई आश्चर्यचकित रह जाता हूँ इनको देखकर। इनको देखकर मुझे भीति चित्रों अर्थात जो दीवारों पे चित्र अंकित किए जाते थे, उनकी याद दिलाते हैं ये मुझे। साथ ही साथ मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि इतने तमाम कष्टों को झेलने के बावजूद, जो कि भारत युगों से गुजरता आ रहा है, इन कष्टों से यह सौंदर्य कैसे बना रहा, कैसे टिका। इन लोगों को साथ लेकर हम लोग क्या नहीं कर सकते। सिर्फ एक शर्त है कि इनकी हालत हमें बेहतर करनी होगी और साथ ही साथ इनको करने के अवसर प्रदान करने होंगे। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। लेखक कहते हैं कि हमारे जो भारत है उसमें चारों तरफ गरीबी और साथ ही साथ अनगिनत विपत्तियां अर्थात संकट फैले हुए थे और यह हर माथे पर हमें दिखाई देते थे। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। लेखक कहते हैं कि ये जो विपत्तियां थी, इस विपत्तियों के कारण जिंदगी पूर्ण रूप से कुचल दी गई अर्थात दबा दी गई और एक बेडोल, विकृत का अर्थ होता है बेडोल रूप हमारे सामने उपस्थित हुआ, भयंकर रूप हमारे सामने दिखा और इस विकृति ने हमारे बीच में भ्रष्टाचार उत्पन्न कर दिया और यह लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी।
यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। लेखक कहते हैं कि यह देखने में सुखद नहीं था, अर्थात वाकई बहुत दुखद था, लेकिन भारत की वास्तविकता यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमन साहत थी जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। लेखक कहते हैं कि इन सब के बावजूद भी हमारे मन के अंदर समर्पण का भाव था, अर्थात जो हमारे मन में प्रवृत्ति थी, स्वीकार करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल थी। इसके साथ ही नम्रता दिखाई देती थी, सज्जनता और शराफत दिखाई देती थी, और जो हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक विरासत की देन थी। और इस चीज़ को, इस विरासत को बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। तो बच्चों, ये था हमारा छठा बिंदु, जन संस्कृति। तो ये पाठ जो है तलाश आज यहीं समाप्त होता है। हमने 6 जो बिंदु थे, 6 बिंदु पे हमने चर्चा की।